जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बायोलॉजी एमडी कैट प्रेपरेशन 2025 का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इम्यूनिटी। छोटा सा यूनिट है, लेकिन अल्टीमेटली हम हमारे लिए एक एक नंबर जो जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इस चैप्टर को भी हमने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसा कि आपको बार बार लेक्चर के दौरान बताया जाता है कि आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो फिर आप जो है वो तैयारी नहीं करेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लेक्चर को अच्छे तरीके से जो है वो सुने, और उसको उस लेक्चर को देखते हुए अपने हिसाब से आप अपने आसानी के लिए जो है वो खुद नोट्स तैयार करें। इस दौरान क्या होगा कि जब आप नोट्स तैयार करेंगे, अपनी वर्डिंग में तैयार करेंगे, तो आपको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। सिर्फ यही वजह होती है कि हम पीडीएफ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते लेक्चर के। बहरहाल स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, या आप कह सकते हैं चैप्टर है, डेट इज इम्यूनिटी। बेसिकली इसमें हमने एक मेन पॉइंट को ही फोकस करना है, एंड दैट इज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमने। जस्ट एक पॉइंट तक, एक टॉपिक तक ही महदूद रहना है, और वो है हमारे पास इम्यून सिस्टम। हमने इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर जो है वो आज हमने डिस्कस करना है, इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले जो है ना स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कि जो इम्यूनिटी है ये क्या होती है। तो इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, तो ये काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, या आप कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकॉग्नाइज। ठीक है। इम्यूनिटी जो है ये क्या है? ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है, और इस एबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है? रिकॉग्नाइज कर पाती है इंट्रूजन। इंट्रूजन कहते हैं दाखले को, एंट्री को। एंट्री ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो बेसिकली होगा पैथोजिन के ऊपर। पैथोजिन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में दाखिल होकर डिजीज काज करें, उन्हें हम कहते हैं पैथोजिन्स। तो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी क्या करेगी? बॉडी की ये जो एबिलिटी है, ये क्या करेगी? ये बॉडी में कोई भी मटेरियल, कोई भी पैथोजिन अगर एंटर होता है, इंट्रूजन का मतलब है एंटर होना, तो हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि बॉडी उसको क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी। अच्छा, जब बॉडी उस पैथोजिन को रिकॉग्नाइज कर लेगी, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगी? हमारी बॉडी जो है मोबिलाइज करेगी। मोबिलाइज का मतलब होता है एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी कुछ पार्टिकुलर सेल्स को, या क्या होगा? कुछ सेल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से जी, जैसे ही लेट से एक बॉडी मट एक पैथोजिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब जैसे ही वो पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो हमारी बॉडी जो है, चूंकि उसके अंदर एबिलिटी है, उसको पहचान लेगी। पहचानने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी? बीटा सेल को जो है वो एक्टिवेट करेगी। अब वो बीटा सेल क्या करेंगे? वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ठीक है। अब वो सेल, बीटा सेल, और उस बीटा सेल की बनाई गई जो प्रोडक्ट है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, वो क्या करेगी? ये हेल्प करेंगी टू रिमूव। ठीक है। अब वो जो सेल है और उस सेल की जो बनाई गई प्रोडक्ट है, वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे टू रिमूव दैट पैथोजिन। तो जो भी पैथोजिन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे विद ग्रेट स्पीड। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पैथोजिन को जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसको बहुत ही ज्यादा क्विकली, जितना जल्दी बॉडी से हो सके, जितना बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से उस पैथोजिन को बॉडी से जो है वो किल कर दिया जाए, उतना ही जो है वो बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इम्यूनिटी की जो है वो डेफिनेशन बनती है। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा, क्योंकि यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है अबाउट इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी क्या है? ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है। ठीक है, इस एबिलिटी में क्या होता है कि सबसे पहले बॉडी क्या करती है, जैसे ही कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको पहचाना जाता है। पहचानने के बाद क्या किया जाता है, उस पैथोजिन को पहचानने के बाद बॉडी के अंदर खास सेल्स को या उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो फिर एक्टिवेट कर दिया जाता है। जब वो सेल्स या उनकी प्रोडक्ट्स एक्टिवेट होती हैं तो फिर वो अल्टीमेटली क्या करती हैं, उस पैथोजिन को बॉडी से क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि पैथोजिन को बॉडी के अंदर बीमारी पैदा करने का जो है उसको टाइम जो है वो ना मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो एबिलिटी है बॉडी की, इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी का नाम जो है वो देते हैं। जी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिफेंस लाइंस के बारे में। इम्यूनिटी हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं डिफेंस लाइंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, देयर आर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस लाइन मौजूद है, फर्स्ट डिफेंस लाइन है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड डिफेंस लाइन है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फिर लास्ट में है थर्ड डिफेंस लाइन। अच्छा, अब ये डिफेंस लाइन का मतलब क्या है? देखें, बॉडी के अंदर जो पैथोजिन है वो इतनी आसानी से जो है वो एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ डिफेंस लाइंस मौजूद हैं। अब लेट से एक पैथोजिन है, अगर वो बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन होगी उससे उसका सामना होगा। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस लाइन में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वो पैथोजिन उस फर्स्ट डिफेंस लाइन से किसी तरह बच निकलता है तो फिर उसका सामना होगा बॉडी के सेकंड डिफेंस लाइन से। अगर सेकंड डिफेंस लाइन से भी बच जाता है तो फिर अल्टीमेटली आखिरकार उसका सामना होगा पैथोजिन का थर्ड डिफेंस लाइन से। तो मतलब बॉडी के अंदर जो है ना, कुछ पार्टीशंस बनी हुई हैं। जैसे किसी भी मुल्क की आर्मी जो है, अगर बाहर से कोई दुश्मन उस आर्मी पर अटैक करता है या उस मुल्क पर अटैक करता है, अगर बाहर से कोई दुश्मन जो है वो एक दूसरी कंट्री पर अटैक करता है, तो उस कंट्री के अंदर भी कुछ डिफेंस लाइंस होती हैं कि पहले फलां, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले जो है वो आर्मी जो है वो काम करेगी, फिर उसके बाद नेवी जो है वो काम करेगी। अगर आर्मी और नेवी नाकाम हो जाती है तो फिर तीसरे नंबर पर जो है एयरफोर्स एक्ट करेगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी जा रही है। तो बताने का मकसद ये है कि पैथोजिन इतनी आसानी से भी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उस पैथोजिन को अगर बॉडी में एंटर होना है और डिजीज काज करनी है तो उसको कई किस्म के डिफेंस लाइन मैकेनिज्म से जो है वो गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 3 डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो मौजूद है। अच्छा, बारी बारी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहली चीज तो याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये इननेट होता है। मतलब इननेट का मतलब है कि ये बाई बर्थ ही बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो मौजूद होता है, इननेट होता है। इसमें किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो मुमकिन नहीं है। और दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इननेट का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी बॉडी में बाई बर्थ से ही जो है वो मौजूद हो। और दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी भी किस्म के मटेरियल को बॉडी में एंटर होने नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम साथ ही साथ अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये भी क्या होता है, ये भी इननेट होता है। मतलब बाई बर्थ ही बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो एस्टेब्लिश्ड होता है, ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या होता है, ये भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब ये किसी भी किस्म के पैथोजिन को क्या करेगा, एंटर होने से रोकेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, यही हमने डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। ये क्या होता है, ये एक्वायर्ड होता है। मतलब एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हासिल किया जाता है। जैसे जैसे हम अपनी हमारी बॉडी जो है वो
टाइम के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस होता जाता है मुख्तलिफ पैथोजेंस के अगेंस्ट, तो बॉडी के अंदर जो थर्ड ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस है वो पहले से क्या होता चला जाता है, स्ट्रोंग होता चला जाता है। जैसे एक मुल्क की आर्मी जो है अगर उस पर कोई हमला करता है, तो जैसे जैसे उस आर्मी जो है, जितने ज्यादा उस आर्मी पर जो है वो हमले होंगे, वो उतना ज्यादा आर्मी जो है उन हमलों से सीखेगी और आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीजें जो हैं, नए नया एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करेगी। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, ये एक्वायर्ड होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो मजबूत करती चली जाती है। और एक और बात याद रखिएगा, ये नॉन स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि स्पेसिफिक होता है। मतलब ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजेंस को ही टारगेट करेगा। ठीक है, हर एरा गैरा पैथोजिन को, हर एरे गैरे मटेरियल पर जो है ना, ये सिस्टम अटैक नहीं करेगा। पहले दोनों नॉन स्पेसिफिक थे, लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये डिफरेंस भी जो है वो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारे पास जो है वो आया इननेट होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, या फिर जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें कई बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे तो हमारे पास जो है वो स्किन आ जाती है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर जो है वो हमारे पास जो है वो सलाइवा आ जाता है। ठीक है, ऑरल कैविटी में, माउथ के अंदर। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे, हमारे पास म्यूकस है। फिर इसके बाद HCl है जो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो बनता है, HCl है। ठीक है, फिर अगर हम मजीद पार्ट्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सीबम आ जाएगा। ठीक है, सीबम जो हमारी स्किन के ऊपर जो ऑयल जो है वो बनता है, ऑयल सेक्रीशन होती है। फिर इसी तरह हेयर्स हैं। ठीक है, हेयर है और सीलिया है। ये चंद मेजर जो हैं वो बॉडी के पार्ट्स, यहाँ पर हमने जो चंद कॉमन जो पार्ट्स हैं जो फर्स्ट डिफेंस लाइन का काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। अच्छा, अगर हम इसी तरह अगर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ आ जाएं स्टूडेंट, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो है वो कुछ सेल्स आ जाएंगे, जिनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स अब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेंगे। या आप कह लें कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं बॉडी के, ये उनके हम नाम जो हैं वो वन बाय वन लिख रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो हैं वो मोनोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट्स के बाद जो हैं वो हमारे पास यही आगे चल के जो है वो फिर मैक्रोफेजीज के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो मैक्रोफेजीज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास तीसरे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे NK सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स भी इनको कहा जाता है, NK सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है पायरेक्सिया फीवर जिसको हम कहते हैं, वो कंडीशन भी हमारे पास आ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद कुछ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं, एलर्जिक रिलेटेड जो सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन्फ्लेमेशन चले हम सिंपली जो है वो लिख देते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की तरफ, डेट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हमने स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ना है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट दो किस्म के सेल्स। एक आते हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। और दूसरा जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं, थोड़ा नीचे करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इन्हीं को हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे बी लिम्फोसाइट्स। तो ये हमने उन पार्टिसिपेंट्स के नाम लिख दिए थर्ड डिफेंस लाइन में। कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं। सेकेंड डिफेंस लाइन में कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमने 5-6 के नाम दर्ज कर लिए। इसी तरह फर्स्ट डिफेंस लाइन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने उनके नाम जो है वो लिख लिए हैं।
अब हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी जो है वो इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के बारे में, ठीक है। अब स्किन जो है वो हमारी जो है ये एक तरह का फिजिकल बैरियर भी है, ठीक है। ये सारे ही आप मोस्ट जो है ये फिजिकल बैरियर्स का काम भी करते हैं, ठीक है। अब स्किन जो है ये एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। फिजिकल बैरियर होने के साथ साथ जो है, फिजिकल बैरियर होने के साथ साथ तो स्किन के अंदर, अब स्किन की अगर हम बात करें तो इसमें ना जो है ना 2 लेयर्स होती हैं। हमारी स्किन जो है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें जो पहली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली लेयर होती है, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस, ठीक है। तो स्किन जो है ये एक फिजिकल बैरियर है। ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस और सेकंड हमारे पास कौन सी है, डेट इज डर्मिस। अच्छा, अब स्किन के अंदर जो है, अब स्किन किस तरह फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म का काम करती है, तो स्किन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स कई किस्म के जो है ना ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसमें जो इसका जो डर्मिस वाला जो पोर्शन है ना, जो सेकंड लेयर है स्टूडेंट, सेकंड लेयर के अंदर जो है ना कई किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं डेट आर सीबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स जो हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम को, ठीक है। दे प्रोड्यूस सीबम, जो हमने नीचे भी मेंशन किया हुआ है, सीबम को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारी स्किन के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अल्टीमेटली नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारी स्किन के अंदर जो है, स्किन के ऊपर जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिक्रीशंस हैं, सीबम हो गया, स्वेट हो गया, इन सिक्रीशंस के अंदर जो है ना स्टूडेंट एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड को हम कहते हैं डैट इज कॉल्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जगह कम होने की वजह से, तो स्टूडेंट उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। अच्छा, अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है हमारी स्किन के ऊपर जो है ना, ये क्या करता है, जो पैथोजिन्स हैं लाइक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, फंजाई हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब स्किन के ऊपर पैथोजिन्स को ग्रो करने नहीं देता, ताकि वो बॉडी के अंदर जो है वो एंटर ना हो सके, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट सलाइवा की बात करते हैं, तो सलाइवा जो है ना ये हमारे माउथ के अंदर जो है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो है वो बनता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से हमने डाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इसकी जो पीएच है वो बाज़ औक़ात बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो करने नहीं देती। इसके अलावा अगर हम म्यूकस की बात करें, तो म्यूकस जो है ना ये कहाँ से आता है, ये चिपचिपा सा मटेरियल होता है, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ये जो स्टिकी मटेरियल है ये कहाँ से आता है, तो ये आता है स्टूडेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये जो म्यूकस, अब सवाल ये है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कहाँ पर होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट ये प्रेजेंट होती है इन गैस्ट्रो, ये कहाँ पर मौजूद होती है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मतलब हमारा जो स्टमक है, अब अगर आपको याद हो स्टमक के अंदर जो है वो म्यूकस बनता है, ठीक है। इसी तरह इंटेस्टाइन्स के अंदर भी जो है वो म्यूकस बनता है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसी तरह अगर स्टूडेंट, अगर आप याद रखिएगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ट्रैकिया हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इसी तरह हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा हमारी जो नेजल कैविटी है, इसके अंदर भी क्या होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। अब ये म्यूकस चूंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्टिकी मटेरियल होता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, जैसे एयर के थ्रू जो है, एयर के थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नेजल कैविटी में दाखिल होते हैं, फिर अल्टीमेटली चलते चलते वो आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया में एंटर हो जाते हैं, ब्रोंकाई वगैरह में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह खाने के जरिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्टमक इंटेस्टाइन्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये जो म्यूकस बनता है ना, ये म्यूकस क्या करता है, इसका काम होता है ट्रैप कर लेना, इट हेल्प टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, क्योंकि ये चिपचिपा मटेरियल होता है, तो ये उनकी बॉडी के साथ एक तरह से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। अब HCl की बात करें तो HCl जो है ये स्टमक के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का ये बेसिकली पार्ट है। अब स्टमक जो है एचसीएल की वजह से क्या होता है, स्टमक की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं एसिड्स की जो पीएच होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेस देन 7 होती है। तो स्टमक और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लो पीएच के अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। माइक्रो और माइक्रोब्स जो हैं कांट सरवाइव एट दिस पीएच। ठीक है, इस पीएच पर जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते। सीबम हमने ऊपर पढ़ लिया कि अल्टीमेटली जो है ये स्किन के अंदर ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सीबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वहां से भी प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह हमारे जो हेयर्स हैं जो स्किन के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, ये भी एक तरह से स्किन के ऊपर एक लेयर बनाकर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने से रोकते हैं। और सीलिया की बात करें तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है एक लेयर होती है सिलिएटेड एपिथीलियम। तो वहां पर भी ये सीलिया मौजूद होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप होने से जो है वो रोकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना चंद मेजर, हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं, या आप कह ले फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन, सलाइवा, म्यूकस, एचसीएल, सीबम, हेयर, ठीक है, और सीलिया, ये सारे जो हैं ये क्या करेंगे, इनका काम होगा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने से रोकना। बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हर हाल में एंटर होने से रोकना। हाँ, अगर अगर जो है वो, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक पैथोजिन इनसे बच निकलता है तो फिर स्टूडेंट्स उसका सामना किससे होगा, फिर उसका सामना होगा जी सेकंड डिफेंस लाइन से। और सेकंड डिफेंस लाइन जो है उसमें हमारे पास क्या है, कुछ खास किस्म के सेल्स आ जाते हैं जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल करने की कोशिश करें। अब हम सेकंड डिफेंस लाइन की बात करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं कि अगर एक पैथोजिन, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट डिफेंस लाइन से बच निकलता है और बॉडी में एंटर हो जाता है तो अब उसका सामना किससे होगा, अब उसका सामना होगा बॉडी के सेकंड डिफेंस लाइन से। ठीक है। अब सेकंड डिफेंस लाइन की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, तो उसमें ना कुछ पार्टिकुलर टाइप्स के जो है वो सेल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो न्यूट्रोफिल है, और इसी तरह हमारे पास दीगर सेल्स भी मौजूद हैं। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और ये जो मैक्रोफेजीज हैं जो दरअसल मोनोसाइट से ही बनते हैं, ये स्टूडेंट जो है ना इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो बाज बुक्स में ना इनकी जगह पर फैगोसाइटिक सेल की टर्म जो है वो यूज की जाती है। फैगोसाइटिक सेल क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं वो सेल जो बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो फेगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, मतलब अपने अंदर दाखिल करके अपने जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उसके जरिए उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इस अमल को स्टूडेंट हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इस अमल को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इसीलिए हम इन सेल्स को कहते हैं फैगोसाइट्स। ये टॉपिक आपने लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है ना, ये एक काम क्या करते हैं कि बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो ये उसको एनगल्फ करके उसकी उसको क्या करेंगे, अपने अंदर एंजाइम्स के जरिए ब्रेक कर देंगे, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसीलिए इन दोनों को हम फैगोसाइटिक सेल्स का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रोफिल्स की तो याद रखिएगा ये जो है ना ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड सेल्स हैं, बहुत छोटा इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये बॉडी के, पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मोबाइल, दे आर मोबाइल। ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव इन ब्लड, ये हमारे ब्लड के अंदर जो है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं।
और जैसे ही इनको कोई पैथोजिन मिलता है तो उस पैथोजिन को मारने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो इन सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम एंजाइम्स जो हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करते हैं, उन पैथोजेंस को क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं फिर, किल पैथोजिन, उस पैथोजिन को किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या काज कर देते हैं, एंड काज इन्फ्लेमेशन। और ये बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन भी जो है वो क्या कर देते हैं, काज कर देते हैं। सो न्यूट्रोफिल के बारे में आपने इतना ही याद रखना है। अच्छा, अगर हम मोनोसाइट्स के बारे में आ जाए तो मोनोसाइट्स जो है ना, असल में ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल की जो है ना, ये एक टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स की ये क्या है, टाइप है। जब तक ये ब्लड के अंदर मौजूद है इनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड को लीव करते हैं और लीव करके ये क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं अदर बॉडी ऑर्गन्स में। तो जब ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं तो फिर हम इनको मोनोसाइट का नाम नहीं देते, फिर हम इनको नाम देना शुरू कर देते हैं एंड कॉल्ड एज। जैसे ही ये वाले सेल्स ब्लड को छोड़कर जो हैं वो बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं। अब बॉडी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उसमें लंग्स हैं, किडनी है, स्प्लीन है, लीवर है। ठीक है, तो फिर हम इनको नाम देना शुरू कर देते हैं, दे आर नोन एज मैक्रोफेजिस। ठीक है, ये मैक्रोफेजिस जो है उसके तौर पर काम करते हैं। अच्छा, अब मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, मैक्रोफेजिस जो है ना, ये इनका जो मेन काम है, ये क्या करते हैं, ये पैथोजिन की सरफेस के ऊपर, देखिए एक चीज याद रखें यहाँ पे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा। हर पैथोजिन, लेट से ये एक पैथोजिन है, तो नॉर्मली जो पैथोजिन्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के ऊपर, पैथोजिन्स की बॉडी सरफेस पर खास किस्म की ना प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीजन। अब हर पैथोजिन के ऊपर की बॉडी के ऊपर जो एंटीजन होती है वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब जैसे ही पैथोजिन बॉडी में एंटर होता है तो अल्टीमेटली वो एंटीजन समेत बॉडी में एंटर होगा। तो सवाल है, हमने आपको याद है हमने ऊपर पढ़ा था कि बॉडी के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि बॉडी जो है वो पैथोजिन्स को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो बॉडी को सवाल ये पैदा होता है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि एक पैथोजिन जो है वो बॉडी में एंटर हो चुका है। तो बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो बॉडी को बताते हैं कि जी बॉडी के अंदर बाहर से एक फॉरेन मटेरियल आ चुका है, और उसमें मैक्रोफेजिस भी शामिल हैं। तो ये जो मैक्रोफेजी सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जाकर जो है ना, लेट से यहाँ पर ना ये एक मैक्रोफेज है, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैक्रोफेज सेल्स एक काम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन में बता रहा हूँ, ये जाकर पैथोजिन की एंटीजिन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये एंटीजिन के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो वो एंटीजिन एक तरह से बॉडी को जो है ना एक्सपोज हो जाती है, और बॉडी को पता चल जाता है कि एक फलां पैथोजिन जो है वो बॉडी में एंटर हो चुका है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज, ये किसके तौर पर काम करते हैं, दे एक्ट एज एंटीजिन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, अब बॉडी को तो पता नहीं होता, बॉडी तो एक तरह से जो है वो सोई होती है। तो बॉडी को कौन प्रेजेंट करता है, एंटीजिन, दीज आर कॉल्ड एंटीजिन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये बॉडी को बताते हैं कि जी फलां एंटीजिन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी है। ठीक है, ताकि उसको फिर खत्म करने के लिए बॉडी जो है वो अपनी तगोदो शुरू कर सके। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मैक्रोफेजिस जो है ना, ये क्या करते हैं, रिलीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये कई किस्म की जो है ना मैक्रोफेजिस, एक तो एंटीजन से अटैच होकर उसको एक तरह से बॉडी के लिए एक्सपोज कर देते हैं, बॉडी को पता चल जाता है कि जी एंटीजन एंटर हुआ है, एंटीजन का मतलब पैथोजन एंटर हुआ है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स भी जो हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। जैसे मैं एक प्रोटीन, यहाँ पर एक प्रोटीन का नाम स्टूडेंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो प्रोटीन है जी हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, इसको कहा जाता है। इंटरल्यूकिन 1 जो है इसको पढ़ा जाता है, 1 भी पढ़ा जाता है, इंटरल्यूकिन 1 ही इसको हम पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये प्रोटीन ब्रेन को सिग्नल भेजती है। ठीक है, सेंड सिग्नल टू ब्रेन,
ताकि क्या किया जा सके, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जा सके। अब याद कीजिएगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर बॉडी का हमारा बढ़ता है, जिसको हम फीवर का नाम भी देते हैं, ये भी एक तरह से हेल्प करता है बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है न्यूट्रोफिल्स के और मैक्रोफेजिस तो हमने डिस्कस कर लिए, जिनको हम स्टूडेंट फैगोसाइटिक सेल्स भी नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमने इनके इंडिविजुअल जो फंक्शंस हैं वो भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए जो हमें चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की। ठीक है, इनको एनके सेल्स भी कहा जाता है। अब याद कीजिएगा इनके बारे में स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, ये टी सेल की टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ टी सेल, जो आगे चल के हमने पढ़ने हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टी सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल जो है ये एक तरह की टाइप है किसकी, टी सेल्स की। ठीक है, तो आमतौर पर ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन पर जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, कैंसर सेल्स पर ये आमतौर पर अटैक करते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, अब ये सवाल, ये किल कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे किल देयर टारगेट। ये अपने टारगेट को किल करने के लिए जो है ना खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिनको हम कहते हैं परफोरिन्स। जिनको हम क्या कहते हैं, परफोरिन्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, परफोरिन। ठीक है, पोर्स से लफज निकला है, सुराखदार। तो ये क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, लेट से एक सेल है, आमतौर पे जैसे मैंने बताया कैंसर सेल, लेट कैंसर सेल्स पर जो है वो अटैक करते हैं। तो या वो सेल जिस पर वायरस ने अटैक किया होता है, ये तो नेचुरल किलर सेल्स उन पर अटैक करते हैं। तो ये परफोरिन्स क्या करते हैं, ये परफोरिन्स जो हैं ये जाकर क्या करते हैं, एक तरह से उन सेल्स में जो है वायरसेस परफोरिन्स रिलीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जो है वो परफोरिन्स ये क्या करेंगे, परफोरिन्स पंच होल्स थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। ये क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, कैंसर से इन्फेक्टेड सेल, वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेंगे, उन इन्फेक्टेड सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, होल्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए उनको हम कह रहे हैं परफोरिन्स। ठीक है, उससे क्या होगा, कुछ एंजाइम्स जो है वो टारगेट सेल से जो है वो पास आउट होंगे, और अल्टीमेटली इस सेल की जो है वो अपोप्टोसिस का बायस जो है वो बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पायरेक्सिया कंडीशन है। पायरेक्सिया में हमने बताया था कि जो ये जो पायरेक्सिया है, फीवर कंडीशन जो है, ये क्या करती है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, उनको हम कहते हैं पायरोजिन्स। ठीक है, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया कंडीशन में बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम कहते हैं पायरोजिन, जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में इन्वॉल्व होते हैं। फिलहाल आपने इतना ही जो है वो याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर जो है उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर ना एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बॉडी का जो है वो कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये लोकेलाइज्ड होती है। ठीक है, और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत बॉडी के अंदर जो है इस प्रोसेस को एक्टिवेट किया जाता है, सिस्टेमैटिक भी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन केमिकल। हिस्टामाइन केमिकल जो है वो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये हिस्टामाइन जो है ये फिर अल्टीमेटली एलर्जिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन का बायस जो है वो बनता है। तो फिलहाल आपने जो है वो स्टूडेंट, ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। याद रखिएगा, ये भी आपको एक तरह से एक्स्ट्रा ही चीजें बताई जा रही हैं। मेन जो है ना, यहाँ पर आपको हेडिंग्स के नाम याद करने हैं कि कौन से सेल्स हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन में आते हैं, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल भी बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, डेट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये भी काफी हद तक जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसी तरह कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरफेरोन्स। ठीक है, दीज आर एंटी वायरल प्रोटीन्स। तो इनको भी आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो शामिल कर सकती हैं। जितने भी मैंने ब्लू के अंदर लिखे हुए हैं ना, ये सारे पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। डिटेल अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो कोई मसला नहीं, आपने इन हेडिंग्स को जो है वो लाजमी याद रखना है।
ये हेडिंग्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना स्टूडेंट हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ये बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, और ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक पैथोजेंस को ही जो है वो क्या करता है, टारगेट करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो थर्ड डिफेंस लाइन है बॉडी का, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इम्यून सिस्टम में हमें दो टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास जो है वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स क्या करती हैं, ये बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमोरल, कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पर, ह्यूमोरल टी लिम्फोसाइट्स काज ह्यूमोरल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। ठीक है, इन ये जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और बी लिम्फोसाइट्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं सेल में, आगे चल के हम डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बायस जो है ये बनते हैं। तो टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं ये थर्ड डिफेंस लाइन में आते हैं। मतलब जी, तो थर्ड डिफेंस लाइन हमने पढ़ा, देयर आर थ्री डिफेंस लाइंस, फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन, थर्ड डिफेंस लाइन। याद कीजिएगा स्टूडेंट, जो थर्ड डिफेंस लाइन है इसका दूसरा नाम क्या है, दी थर्ड डिफेंस लाइन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। और जैसा कि यहां पर आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया गया है, जो थर्ड डिफेंस लाइन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम को, थर्ड डिफेंस लाइन मैकेनिज्म को डिटेल के अंदर। इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं टी सेल या टी लिम्फोसाइट सेल, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है बी लिम्फोसाइट सेल या बीटा सेल्स भी जिनको हम कहते हैं। अब जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि जो टी सेल्स हैं ये क्या काज करते हैं, टी सेल्स काज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये किसका बायस बनते हैं, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बायस जो है वो बनते हैं। ठीक है, दे काज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अच्छा, दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि ये जो टी सेल्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। तो हमारे जो बोन मैरो, ठीक है, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो स्टेम सेल्स। अब बोन मैरो के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, बोन मैरो जिन सेल से बना होता है उन्हें हम स्टूडेंट्स कहते हैं बोन मैरो स्टेम सेल्स। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं, दे मेक टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, स्टेम सेल से जो हैं ये बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, आफ्टर डैट, उसके बाद ये क्या करते हैं, आफ्टर डैट ये जो टी सेल्स होते हैं माइग्रेट करके, मूव करके चले जाते हैं, माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये हमारे चेस्ट के अंदर जो है वो ग्लैंड मौजूद होता है, चेस्ट रीजन में पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड फॉर प्रोसेसिंग या आप कह लें फॉर मेच्योरेशन। तो चूंकि अब टी सेल्स बनते बोन मैरो में हैं, लेकिन मेच्योर कहाँ पर होते हैं, तो स्टूडेंट ये मेच्योर होते हैं टी थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो इसीलिए हमने इनका नाम, थाइमस से हमने इनका नाम रख दिया है, टी सेल्स का नाम रख दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी सेल्स बनते कहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मेच्योर कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो थाइमस है ये क्या करता है, ये थाइमस टी सेल्स को क्या करता है, ये कंपेटेबल बना देता है। थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या करता है, मेक टी सेल्स, ये टी सेल्स को इस काबिल बना देता है टू शो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टी सेल्स टू शो इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। मतलब ये जो टी सेल, ये जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करेंगे, ये कौन इनको इस काबिल बनाएगा, तो वो बनाएगा जी थाइमस ग्लैंड जो होगा वो इनको इस काबिल बनाएगा।
टी सेल्स को कि ये सारा प्रोसीजर जो है अपना रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म जो है वो शो कर सके। अच्छा, अब इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसको टी सेल्स को हम आगे कई कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। डिवाइड इनटू ऑलमोस्ट, वैसे तो काफी सारी हैं, जो मेजर हैं वो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हेल्पर टी सेल्स की। तो ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं, या इनको हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पर, ये सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट, ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन टू, इंटरल्यूकिन टू प्रोटीन को जो है ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अच्छा, अब ये क्या करती है, विच स्टिमुलेट या विच एक्टिवेट, ये प्रोटीन क्या करेगी फिर, ये एक्टिवेट कर देगी, विच एक्टिवेट डिवीजन ऑफ टी एंड बी सेल, डिवीजन ऑफ टी एंड बी सेल। ठीक है, ये जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, और ये कब होगा, जब बॉडी के अंदर पैथोजिन जो है वो एंटर होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टूडेंट जो आपने याद रखना है, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, या आप दूसरी वर्डिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि ये सेल्स क्या करते हैं, दीज सेल्स रिक्रूट, ठीक है, हायर करते हैं, ये क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं मोर सेल्स, मोर सेल्स टू हेल्प टू फाइट अगेंस्ट पैथोजिन। क्योंकि एक पैथोजिन के अगेंस्ट जितने ज्यादा सेल्स होंगे, उस पैथोजिन को किल करना अल्टीमेटली उतना ही आसान होगा। तो जब एक पैथोजिन बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, ये क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 2 नामी प्रोटीन जो है ये सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 नामी प्रोटीन क्या करती है, बॉडी में टी और बी सेल्स की डिवीजन जो है वो स्टार्ट करवा देती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा टी सेल्स और ज्यादा बी सेल्स बनेंगे। तो जितने ज्यादा टी और बी सेल्स होंगे, ये जो यहाँ पे लिखा ना मोर सेल्स, जाहिर सी बात है जब टी और बी सेल डिवाइड करेंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, एक तरह से उस पैथोजन को किल करना जो है वो आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, इन इन सेल्स की सरफेस के ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। तो इन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड है सप्रेसर टी सेल, इसकी सरफेस के ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं CD8 रिसेप्टर। तो इसको हम CD8B जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे डी कैपिटल होगा, ठीक है, सॉरी, डी यहाँ पे जो है वो कैपिटल होगा। CD4, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, हमारे पास जो है CD4 होगा, और हमारे पास जो है वो ये CD4 सेल्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रिसेप्टर ये वाला मौजूद होता है, और इनको हम CD8 कहते हैं। इसी तरह जो साइटोटॉक्सिक हैं, इनकी सरफेस के ऊपर भी जो है वो सेम रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ये भी कहलाते हैं CD8 रिसेप्टर्स। ये याद रखिएगा, ये भी MCQs में पूछ लिया जाता है। अब सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं फॉर डेट इनहिबिट फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल। मतलब ये एक तरह से क्या करते हैं, जब इन्फेक्शन काफी हद तक रिमूव हो जाता है, व्हेन इन्फेक्शन इज, जब बॉडी के अंदर सप्रेस करना, नाम पे अगर आप गौर करें, सप्रेस करते हैं, तो जब बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है, व्हेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली, ठीक है, जब इन्फेक्शन को बॉडी से जो है वो सक्सेसफुली खत्म कर दिया जाता है। तो अब देखें, ये जो ऊपर हमने बात की थी कि टी और बी सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। चूंकि इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, लिहाजा अब मजीद टी सेल्स की बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल्स की जो प्रोलिफरेशन है, उनमें जो इजाफा हो रहा होता है, उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स। ये टी सेल्स की प्रोलिफरेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। या आप दूसरी वर्डिंग में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो सप्रेसर टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से शट डाउन कर देते हैं, शट डाउन इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि इन्फेक्शन सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, मजीद टी सेल्स को जो है वो डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे, टी सेल्स की इनहिबिशन को क्या करेंगे, रोक देंगे।
अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की, CD8 की, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट किलिंग में जो है वो माहिर होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किलिंग करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, किल कर देते हैं, या एक तरह से आप कह ले डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजेंस को। जो कहाँ पर होती हैं, एंटीजेंस क्या होती हैं, वो प्रोटीन जो पैथोजन की सरफेस पे जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पर डिपेंड करते हैं। अब डिस्ट्रक्शन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, तो आमतौर पर ये डिपेंड करते हैं एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन। ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ये ज्यादातर डिपेंड कर रहे होते हैं अपॉन लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स पर, एंजाइम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और पर ऑक्सीसोम एंजाइम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, ये टी और बी सेल्स की डिवीजन को एक्टिवेट करते हैं। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद टी सेल्स की जो डिवीजन होती है उसको रोक देते हैं, मतलब ये एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, ये पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस पाई जाती हैं उनको क्या करते हैं, किल करते हैं बाय यूजिंग लाइसोसोम्स और पर ऑक्सीसोम के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए। जबकि अगर हम बात करें मेमोरी टी सेल्स, अच्छा जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है मेमोरी, याद रखना, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटीजन एंटर होती है, ठीक है, अब वो जो फर्स्ट टाइम जो एंटीजन एंटर हुई, तो उसको ये जो ऊपर वाले सेल्स थे, हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सी सेल्स, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंटीजन जब बॉडी के अंदर एंटर होती, एक्सपोज का मतलब है बॉडी के अंदर जब एंटर होती है, जब बॉडी को फर्स्ट एंटीजन का सामना करना पड़ता है तो उसको किल कर दिया जाता है। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट, अब वो एंटीजन तो खत्म कर दी गई, ठीक है, जब वो एंटीजन खत्म हो जाती है तो बॉडी के अंदर ना कुछ और सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस। अच्छा, अब ये प्रोड्यूस होने के बाद क्या करते हैं, रिमेन डोरमेंट, ये वैसे के वैसे ही बॉडी के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, रिमेन डोरमेंट, ताकि ये याद रख सके कि फला एंटीजन पहले भी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी थी। लिहाजा जैसे ही अगर फ्यूचर में अगर वही एंटीजन दोबारा एंटर होती है, इफ सेम एंटीजन एंटर अगेन इन बॉडी, ताकि अगर वो सेम एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होती है, ठीक है, बेशक उसमें कई साल लगे, तो ये क्या करेंगे, मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही एंटीजन सेम एंटर होगी तो मेमोरी सेल्स फौरन अपने आप को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। मेमोरी सेल्स ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपने आप को किसमें, टी हेल्पर सेल्स में। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स के अंदर अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि उस इंफेक्शन को टू फाइट अगेंस्ट पैथोजिन, ताकि उस एंटीजिन के खिलाफ, उस पैथोजिन के खिलाफ, मैं बार बार कह रहा हूं जब हम एंटीजिन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पैथोजिन की ही बात कर रहे हैं। इसीलिए इन सेल्स का नाम क्या रखा गया है, मेमोरी सेल्स जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक सेल जो हैं हमने पढ़ा, ये एंटीजेंस को क्या करते हैं, डायरेक्ट किल करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारे पास सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमने चार किस्म के सेल्स डिस्कस किए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट बी सेल्स की तरफ। अच्छा, अब ये जो बी सेल्स हैं, इसके आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं, बी सेल्स जो हैं ये आगे दो किस्म के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा क्लोन सेल्स, और दूसरे मेमोरी सेल्स। अब जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो आगे फिर क्या करते हैं, वो फिर आगे एंटीबॉडीज जो हैं वो बनाते हैं, जिनको आगे चल के हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, बी सेल्स क्या करवाते हैं, ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये क्या काज करते हैं, दे काज, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं, बी सेल्स क्या करते हैं, दे काज ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, बी सेल्स क्या करते हैं, ये ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बायस जो है वो बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बी सेल्स की अगर हम बात करें
तो सबसे पहले अब सवाल है कि इनको बी सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी सेल्स जो हैं ये पहली मर्तबा डिस्कवर हुए थे, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, ये पहली मर्तबा जो है वो कहाँ पे डिस्कवर हुए थे, दे फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए थे, इन बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ठीक है, बर्सा ऑफ, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, फैब्रिशियस। अब ये बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ये क्या है, बेसिकली ये एक स्टूडेंट, ये एक लिम्फाइड टिश्यू है, ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है, ये होता है जी इन क्लोएका ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एनस की टर्म हम अदर एनिमल्स में यूज करते हैं, तो बर्ड्स में हम क्लोएका की टर्म यूज करते हैं, वहां पर जो है ये टिश्यू पाया जाता है। तो सबसे पहले बी सेल्स डिस्कवर हुए थे बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के अंदर, इसीलिए वहीं से इनका नाम हमने रख दिया, बर्सा से हमने इनका नाम रख दिया बी सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस्ड होते हैं और मेच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होते हैं और मेच्योर भी यहीं पर होते हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन की बात करें और इनकी मेच्योरेशन की बात करें तो वो बोन मैरो के अंदर ही होती है, जबकि टी सेल्स में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होती है, लेकिन उनकी मेच्योरेशन कहाँ पर होती है, उनकी मेच्योरेशन हो रही होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर, ठीक है, इसलिए हम उनको टी सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जब बॉडी में एंटीजन एंटर होगी, व्हेन एंटीजन एंटर, मतलब जब पैथोजिन बॉडी में एंटर होगा तो बी सेल्स एक्टिवेट अगर होते हैं, तो एक्टिवेट होकर ये क्या करेंगे, ये दो किस्म के स्टूडेंट सेल बनाएंगे, प्लाज्मा क्लोन सेल भी इसको हम पढ़ लेते हैं, और सेकंड नंबर पे कौन से सेल बनाएंगे, ये बनाएंगे जी मेमोरी सेल्स, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, मेमोरी सेल्स जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। अब जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये आगे बना देंगे जी एंटीबॉडीज बना देंगे, और मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो जो एंटीजन एंटर हुई है, कीप इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीजीन फॉर इन फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर में जैसे हमने वो नीचे पढ़ा ना मेमोरी टी सेल्स के बारे में, ये भी लगभग क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो सेव रखेंगे, ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को क्या रखेंगे, स्टूडेंट। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे पास 5 कैटेगरीज में होती हैं, एंटीबॉडीज जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। हम एंटीबॉडीज का जनरल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, उनको हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब वो 5 डिफरेंट कैटेगरीज हमें, हमारे पास कौन कौन सी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, सबसे पहले हमारे पास है, अच्छा एक और चीज स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना IG, इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, यहाँ आप कह लें एंटीबॉडी ए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, या आप कह लें एंटीबॉडी डी। फिर हमारे पास आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, एंटीजीन एंटीबॉडी ई भी आप इसको कह सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी तरह हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं किसकी, एंटीबॉडीज की। अच्छा, अगर हम इनकी इंफॉर्मेशन की, अब अगर हम इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, याद रखिएगा ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है मतलब सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पाई जाती है या बनती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। और साइज के तबार से देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास
एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, प्ले अ रोल इन लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज का मतलब होता है एक पार्टिकुलर जगह पर लोकेलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म में जो है ये इन्वॉल्व होती है। इन लोकेलाइज्ड डिफेंस लाइक एक्सटर्नल सिक्रीशंस। ठीक है, एक्सटर्नल सिक्रीशंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास टीयर्स हैं डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर आई। इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी होती हैं, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मिल्क के अंदर होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं, या आप कह ले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये याद रखना है आपने कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो कहाँ पर जो है वो बन रही होती है, ये भी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है टीयर्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, सलाइवा में, ब्लड में। ठीक है, सलाइवा है, फिर इसी तरह जो है वो ब्लड है। अच्छा, ये चीजें आपने याद रखनी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी करेक्शन करता चलूं कि ये जो हमने यहाँ पे बात की कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये कॉमन है और स्मॉलेस्ट है, ये स्टूडेंट यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, ये नहीं करना आपने। ठीक है, ये जो है ना असल में ये है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी की, याद रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज्यादा जो कॉमन एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और लार्जेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो वो लार्जेस्ट होती है साइज के एतबार से, वो होती है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट इसके लिए जरा माजरत, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये क्या करती है, ये लोकेलाइज डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो इन्वॉल्व होती है, लाइक टीयर्स वगैरह जो हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी की, तो ये इन्वॉल्व होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है इन्वॉल्व्ड इन, इट इज इन्वॉल्व्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए जो आपको एक एक लाइन में बताए जा रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व होती है इन एलर्जिक, ये एलर्जिक रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये भी स्किन टॉन्सिल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है, स्किन, ठीक है, टॉन्सिल्स। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपने याद रखनी, ये वो पार्ट्स हैं जहां पर एंटीबॉडी ई जो है वो बनती है। अच्छा, अगर हम डी की बात करते हैं तो ये बी सेल मेम्ब्रेन, ये बी लिम्फोसाइट, ठीक है इसका। अच्छा, अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन जी की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। और याद रखिएगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए में जो आपने साइट्स पढ़ी हैं, ठीक है, और लगभग वही साइट्स जो हैं वो आपने इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अंदर भी पढ़नी है। अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम की, तो इसका भी फंक्शन सेम है, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो ये आपने एंटीबॉडीज की जो टाइप्स हैं उनके बारे में जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम आ जाते हैं एंटीबॉडी के कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर, या आप कह सकते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। याद रखिएगा कि जो एंटीबॉडीज हैं इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज जो हैं ये हैं क्या, इनका, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स।
अब प्रोटीन्स आमतौर पे दो टाइप की होती हैं, एक फाइब्रस होती हैं और एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। और इनको बनाता कौन है, प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स, या आप कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ये बी सेल से ही जो है वो बनती हैं, बी लिम्फोसाइट से जो है वो बनती हैं। अच्छा, बनने के बाद जो है आफ्टर डैट ये इनको सिक्रीट कर दिया जाता है। अब कहाँ पे इनको भेजा जाता है, दे सिक्रीट इनटू ब्लड। एक तो इसको ब्लड के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो लिम्फ के अंदर भेज दिया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उसकी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो है वो ये फ्लूइड मूव कर रहा होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ जो है वो मूव करता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसकी जो शेप है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में ही नजर आ रहा है, एंटीबॉडी की जो शेप होती है ये वाई शेप होती है। अच्छा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ एक याद और चीज याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज के अंदर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। प्रोटीन्स के चार स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंजाइम्स में हमने पढ़ा था टर्शरी स्ट्रक्चर ज्यादा कॉमन होता है, जो एंटीबॉडीज हैं इनमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, अब एंटीबॉडीज जो कि प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन स्टूडेंट किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर। तो एंटीबॉडीज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती हैं, एंटीबॉडी जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती हैं। और ये इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दो जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, दो चेन्स जो हैं वो हैवी चेन्स कहलाती हैं, और बाकी जो दो चेन्स होती हैं उनको हम लाइट चेन्स का नाम जो है वो देते हैं। दो हैवी चेन्स होंगी और दो ही जो है वो हमारे पास क्या होंगी, लाइट चेन्स होंगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको चेन्स नजर आ रही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ये असल में क्या है, दीज आर हैवी चेन्स। और ये जो आपको पिंक कलर में स्टूडेंट ये जो नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये असल में लाइट चेन्स जो हैं वो कहलाती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लाइट चेन। तो टू हैवी चेन्स होंगी और टू ही जो है वो क्या होंगी हमारे पास, टू ही हमारे पास लाइट चेन्स मौजूद होंगी। अच्छा, अब ये जो चेन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड किसके जरिए होती हैं, तो ये भी आपने स्टूडेंट याद रखना है। ये जो चेन्स होती हैं ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। आप इसको डाई सल्फाइड ब्रिज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, दीज चेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डाई सल्फाइड ब्रिज। तो इस तरह से हम इसको याद रखने के लिए हम इनको इस तरीके से जो है वो ड्रा कर देते हैं कि ये चेन्स आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज के जरिए जो है वो कनेक्टेड होती हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि इन चेन्स में जो दो रीजन्स होती हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक जो है वो वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन जो है ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ये वेरिएबल होता है। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वेरिएबल रीजन कहलाता है इसका, वेरिएबल रीजन। ये वेरी कर सकता है, ठीक है, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। मतलब आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से हाईलाइट करूं, कि ये वाला जो अपर पार्ट होता है एंटीबॉडी का ये जो है ये वेरिएबल होता है, जबकि ये जो लोअर पार्ट होता है, बाकी जितना भी पार्ट बचेगा, ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। तो हर एंटीबॉडी के अंदर दो रीजन होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक जो है वो वेरिएबल रीजन जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। तो ये आपने एक स्टूडेंट एक छोटा सा नोट जो है वो याद रखना है एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज जो हैं इनको हम वाई शेप प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, दे आर नोन एज वाई शेप प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास एंटीबॉडी के बारे में एक छोटा सा जो है वो नोट था जो आपने याद रखना है। अच्छा, अब एंटीबॉडीज के बाद जो नेक्स्ट हम आएंगे वो हमारे पास टॉपिक होगा जी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी नेक्स्ट हम हेडिंग बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब अगर आपको याद हो तो शुरू में ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इम्यूनिटी जो है
वो टू टाइप्स की हमारे पास होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो बाई बर्थ पहले से ही बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होती है, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन अच्छा, ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये पैदाइश से ही बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। और सेकंड जो है वो हमारे पास होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करता है, तो इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या आप कह सकते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस होती जाएगी अगेंस्ट एंटीजेंस, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो अडेप्ट करती चली जाएगी। अच्छा, अब इनमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी में और जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम स्टूडेंट बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम की, तो इन्नेट इम्यूनिटी इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो चंद आवर्स पर ही मुश्तमिल होता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट इम्यूनिटी होती है, तो इसको ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इट रिक्वायर्ड डेज, क्योंकि इसमें बॉडी को जो है वो टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो वो क्या होगा, हमेशा आइडेंटिकल होगा। अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, तो वो क्या होगा, हर बार जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, हर बार क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल टू प्रीवियस इन्फेक्शन, के जो पहली पिछली बार जो जिस तरीके से ट्रीट किया गया था इस बार भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी एक सिस्टम की शक्ल में होती है और ये सिस्टम हर बार एक ही तरीके से जो है वो रिस्पोंड करेगा। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो पहले से क्या होगा, रैपिड होगा, रैपिड रिस्पॉन्स देन प्रीवियस वन। क्यों कि हर बार बॉडी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो पिछले एक्सपीरियंस के मुकाबले में जो रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, और उसकी स्पीड भी जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमारे पास फर्दर जो है वो आगे कई टाइप्स जो है वो हमारे पास बनती हैं। अब एक जो टाइप है हमारे पास वो कहलाती है जी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है जी पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, पैसिव इम्यूनिटी की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड होती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब इन दोनों में ना मेन फर्क क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी हम वर्ड तब यूज करते हैं जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उस पैथोजिन को खत्म करता है तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। लेकिन अगर पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो अगर बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किए बगैर अगर बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर दी जाए तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब जैसे कि देखें, एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक तो हमारे पास नेचुरल है और दूसरी जो है वो आर्टिफिशियल है। अच्छा, नेचुरल में क्या होता है कि एक शख्स है, उसकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजिन एंटर हो जाता है, जो कि नॉर्मली हमारे हमारे अंदर होता है कि एक अगर कोई पैथोजिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो अल्टीमेटली हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हम क्या कर जाते हैं, उस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। तो जो ये जो इम्यूनिटी होगी इसको हम कहेंगे नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। वो कैसे, कि जैसे ही पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होगा
तो पैथोजिन एंटर होने के बाद उस पैथोजिन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर पार्टिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा और वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता उस पैथोजिन को बॉडी से खत्म करना शुरू कर देंगे, और यूं हम चंद दिन के बाद उस बीमारी से सरवाइव कर जाएंगे, हम उस बीमारी से जो है वो अपने आप को बचा लेंगे। तो ये जो तरीकाकार है ये है नेचुरल, क्योंकि यहाँ पर पैथोजिन नेचुरल बॉडी के अंदर एंटर होगा। लेकिन दूसरा केस हमारे पास क्या, आर्टिफिशियल, इसमें हम क्या करते हैं, पैथोजिन को वैक्सीन की शक्ल में, डेड पैथोजिन को या वीक पैथोजिन को हम क्या करते हैं, खुद वैक्सीन की शक्ल में बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बना देगा। जब वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो वो फ्यूचर में अगर एक लाइव पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फौरन एक्ट करेंगी और उस पैथोजिन को बीमारी पैदा करने का मौका नहीं देंगी। तो यहां पर पैथोजिन एंटर होकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बनेंगे और अल्टीमेटली उस पैथोजन को खत्म कर दिया जाएगा। यहां पर हम डेड पैथोजन को वैक्सीन की शक्ल में जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ताकि एंटीबॉडीज बनाकर हम बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सकें। याद रखिएगा, इसमें भी इम्यून सिस्टम ही एक्टिवेट होगा तो एंटीबॉडीज बनेगी, इसीलिए हम यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी टर्म यूज करें। लेकिन चूंकि यहाँ पर पैथोजन को जानबूझकर एंटर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इस मेथड को हम वैक्सीनेशन मेथड भी कह सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है स्टूडेंट, हम बनी बनाई जो एंटीबॉडीज होती है ना, अब चूंकि पैथोजेंस को किसने मारना है, एंटीबॉडीज ने, यहां पर हम क्या करते हैं, बनी बनाई रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होती है ना उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे एंटीबॉडीज को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो पैथोजन को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, यूं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन इम्यून सिस्टम को पता भी नहीं चलता, इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होता। अब एंटीबॉडीज जो हमने बॉडी में इंजेक्ट करनी है, अगर तो उसका सोर्स नेचुरल है तो वो कहलाएगी नेचुरली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी, और अगर उसका सोर्स जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब लेट्स से कि एक एक इंडिविजुअल के अंदर कोई एंटीबॉडी बन रही है, हम उस इंडिविजुअल से एंटीबॉडी निकाल कर उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर देते हैं, तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे मिसाल के तौर पर टेटनस और डिphtheria, अब इन बीमारियों से इनके जो पैथोजिन हैं इनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, लैब के अंदर वैक्सीन्स बनाते हैं। लैब के अंदर जो है वो, सॉरी वैक्सीन नहीं आएगा, एंटीबॉडी आएगा, लैब के अंदर हम एंटीबॉडीज बनाते हैं और लैब में एंटीबॉडीज बनाकर हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाई कहीं और जा रही है, मतलब आर्टिफिशियली उनको क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, और उसके बाद उसको ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जा रहा है फॉर इम्यूनिटी। इसी तरह स्नेक बाइट है, तो स्नेक बाइट में हम क्या करते हैं, एंटी टॉक्सिन जो है वो यूज करते हैं, हम स्नेक का वेनम लेते हैं, ठीक है, उस स्नेक का पॉइजन लेते हैं और उस वेनम को जो है, उस टॉक्सिन को हम क्या करते हैं, चेंज करके, मॉडिफाइड करके उसको हम एंटी टॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा, बॉडी में एंटीबॉडीज डायरेक्ट एंटर नहीं की जाती, बल्कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको एक लिक्विड के अंदर, जिसको हम सीरम कहते हैं, एक फ्लूइड के अंदर मिक्स करके जो है वो एंटर किया जाता है। तो एंटीबॉडीज को जब सीरम के साथ मिक्स करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं एंटी सीरम, का नाम जो है वो उसको हम देते हैं, डेट इज कॉल्ड एंटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का लास्ट में जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में जब वो कंपैरिजन भी करते चले जाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी की प्रोडक्शन है वो किस वजह से होगी, तो इम्यूनिटी की प्रोडक्शन होगी जब हम एंटर करेंगे, जब बॉडी में एंटर होगी एंटीजन। जैसे ही बॉडी में एंटीजन एंटर होगी तो बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी पैदा होगी, एक्टिव इम्यूनिटी पैदा होगी। अब वो एंटीजन नेचुरल भी एंटर हो सकती है, वो एंटीजन हम वैक्सीन की शक्ल में बॉडी में आर्टिफिशियली भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर क्या एंटर होता है, एंटीबॉडीज जो है वो एंटर की जाती हैं। अब एंटीबॉडीज नेचुरल भी हो सकती हैं और एंटीबॉडीज जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जिससे नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बनती है। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी,
मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में तो हम डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। और ये इंजेक्ट कर किस शक्ल में रहे होते हैं, एंटी सीरम की शक्ल में। जबकि बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो रहा होता है। ठीक है। रिस्पॉन्स की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी का प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन एक्टिव इम्यूनिटी में होगी, लेकिन पैसिव के अंदर जो है वो नहीं होगी। रोल की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी का रोल जो है वो प्रिवेंटिव होता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेबल भी होती है, क्योंकि इसमें अगर हम पहले से ही एंटीबॉडीज को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो हम आने में फ्यूचर में आने वाली किसी भी बीमारी से अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसी से रिलेटेड जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं एमडी कैट में, वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एमसीक्यूज वन की तरफ आते हैं। टिश्यू रिजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय। देखिए स्टूडेंट, जब बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है टिश्यू रिजेक्शन का, कि वो जो ट्रांसप्लांट है बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो ये रिजेक्शन होती किसकी वजह से है तो ये होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, यानी कि टी सेल्स की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर हम देखें तो वो कहता है एंटीबॉडीज आर एक्चुअली, तो ये हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द केमिकल नेक्स्ट है द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी इज, कि केमिकली जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होती हैं, केमिकल नेचर कंपोजिशन वाइज ये क्या होती हैं, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, जिनको हम बी सेल या टी सेल्स भी कह सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कहाँ पर जो है वो बनते हैं, तो ये बनते हैं जी आफ्टर मेच्योरिटी इन ब्लड। ठीक है, मेच्योरेशन आफ्टर मेच्योरिटी इन ब्लड। नेक्स्ट है जी टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स इन एंटीबॉडीज आर लिंक्ड बाय। तो हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज में ये जो चेन्स होती हैं आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए जो है वो लिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट है जी थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन मेच्योरेशन ऑफ, तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है जी म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। एंड दे ऑफर, अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो हमने कहा था ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसको हम फिजिकल बैरियर का नाम भी जो है वो देते हैं। दे आर नोन एज फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, और एनी अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीजन की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स, तो एंटीबॉडीज को कौन बनाता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स बिकम मेच्योर एंड कॉम्पिटेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ thymus gland. Which part of our body antibody recognize the antigen during immune response? तो उसमें जो उसका पार्ट इन्वॉल्व होता है तो वो कौन सा होता है, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, जो ऊपर वाला हमने अगर आपको याद हो एंटीबॉडी पढ़ी थी तो हमने कहा था एंटीबॉडी में जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट, जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी वेरी करेगा। नेक्स्ट है इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय वेरिएबल चेन। ठीक है, तो वो कौन सा पोर्शन होता है, तो वो होता है अपर रीजन। अभी ऊपर बताया भी मैंने आपको, जो अपर रीजन होता है वो वेरिएबल में आता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल्स बाय, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी कौन सा लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, तो कौन सा ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो है थाइमस ग्लैंड। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन एंड मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, तो चार पॉलीपेप्टाइड चेन, टू हैवी एंड टू जो है वो हमारे पास लाइट चेन्स है। बी लिम्फोसाइट्स आर नेम ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जो हमने पढ़ा था लिम्फाइड टिश्यू है जो कि बर्ड्स के क्लोएका रीजन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, तो वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है तो अल्टीमेटली ये किसके अंदर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा वन हैवी एंड वन लाइट चेन के अंदर। ठीक है, वन हैवी एंड वन लाइट चेन के अंदर।
ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये एक हैवी चेन है और ये हमारे पास एक लाइट चेन है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट में यहाँ भी वेरिएबल माइनसेड होंगे, यहाँ भी माइनसेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इस एमसीक्यूज की जो है वो बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो वो है जी हमारे पास, सेल सर्वाइव फॉर फ्यू डेज एंड दे secrete ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड, ठीक है, इन ब्लड। तो टिश्यू और फ्लूइड और लिम्फ, तो वो जी कौन से सेल्स होंगे, वो होंगे जी बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें बता रहा है जी वेरिएबल जो रीजन है उसके बारे में हमें बताएं। तो वेरिएबल रीजन यहाँ पर हमारे पास जो है इस डायग्राम के अंदर जो एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन है वो हमारे पास कौन सा है, डेट इज सी। क्योंकि सी हमने कहा था ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये जो है वो हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, तो किसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कौन मैन्युफैक्चर करते हैं इनको, बी सेल्स करते हैं। नेक्स्ट है द सेल विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, तो वो हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स हैं। नेक्स्ट है विच केमिकल आर सेक्रेटेड बाय टी हेल्पर सेल्स टू स्टिमुलेट बी प्लाज्मा सेल्स टू डिवाइड, तो टी हेल्पर सेल्स जो हैं ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, साइटोकाइन रिलीज करते हैं। इसको भी आप लेक्चर में ऐड कर लीजिएगा के टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइन केमिकल जो है वो सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जी बीटा सेल्स रिलीज एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, तो बीटा सेल का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। द इम्यूनिटी इन विच टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड टिश्यू, ये पहले एमसीक्यू से रिलेटेड है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है जी इन बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिलीज इन ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो जो बी सेल्स हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो है जी हमारे पास ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज गिवन बाय, तो अब वो हम बार बार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज वैक्सीनेशन, तो किसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट, वैक्सीनेशन का हमने नाम दिया था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू इन्फेंट थ्रू मदर्स मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमने वो जो पढ़ा था प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं, इसी तरह स्टूडेंट मदर के मिल्क के थ्रू भी जाती हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड, तो पैसिव इम्यूनिटी में किसको इंजेक्ट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, जिसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। इमीडिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर हमें फौरन इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो वो किसके जरिए होगा, वो होगा जी पैसिव इम्यूनिटी के जरिए, ठीक है। स्नेक बाइट इज ट्रीटेड बाय विच ऑफ द टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो वो हमने किसमें पढ़ा था, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, एंटी सीरम एंड एंटी वेनम, तो हमारे पास वो कौन सी है डी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को हम किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, तो उसमें हमने यूज किया था टेटनस, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होती है, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है एक्सीडेंट के बाद। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल से जो है वो, और एक इंडिविजुअल से हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी लेकर, एंटीबॉडीज लेकर उसको दूसरे में जो है वो एंटर करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो और ये बनेगा आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी जो कंप्लीट है। टू कम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक्स द मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड, तो दैट विल बी नोन एज पैसिव, तो इसमें भी हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो यूज करते हैं। अ पर्सन गोट एन इन्फेक्शन ही बिकम इल बट सर्वाइव, तो ये हमने किस में पढ़ा था, डेट इज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ
दैट इज सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के जरिए कौन सी बीमारी को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, मीसल्स एंड मम्प्स, ठीक है, खसरा और कानपेरे। ट्रीटमेंट बाय यूजिंग अटेनुएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को हम लैब में तैयार करते हैं और फिर उससे जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वैक्सीनेशन इज अ वैक्सीनेशन कौन सा मेथड है, डेट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ डेज एवरी बॉर्न गेट्स रेगुलर शॉट्स ऑफ वैक्सीन, ये बच्चों को जो हिफाजती टीके लगते हैं। इट कंटेन्स पोलियो, फॉर पोलियो टू मेक अ चाइल्ड इम्यून अगेंस्ट द डिजीज। तो इसमें हम क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटीजेंस जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं, एंटीजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा इम्यूनिटी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज कर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाने का आपको मकसद ये भी होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं क्या वो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में आई हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि लगभग एक आध एमसीक्यूज के अलावा बाकी जितनी चीजें हमने या जितने एमसीक्यूज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एक तो स्टेटमेंट चेंज करके बार बार रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा ज्यादातर कहाँ से आ रहे हैं, थर्ड डिफेंस लाइन से आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम से आ रहे हैं। तो इससे हमें काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि जो चैप्टर में जो चीजें पढ़ी हैं वही हमने याद करनी है। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए।